जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एटम बम सीरीज में। अभी हम लोग फिजिक्स का पहला क्लास देखने वाले हैं। आपको पता है कि हर रोज 5 बार हमारा जो है एटम बम सीरीज आता है। सुबह 5:30 में, फिर 9:30 में, दोपहर 1:30 में, शाम को जो है 5:30 में और रात को 9:30 में। इसी में फिजिक्स का जो है सीरीज आपके सामने आ चुका है। 3 मिनट में हम लोग जो है इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको जो है जानकारी है जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम पहला जो चैप्टर है इसमें मात्रक एवं इकाई की चर्चा की गई है। कहा जा रहा है कि द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। द्रव, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है भैया, तो वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिकी विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन को भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। E = mc² का समीकरण दिया था भैया, किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। E फॉर एनर्जी होता है, M फॉर मास होता है और C जो होता है वह वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भैया फ्यूसियस से हुई है। फ्यूसियस नामक शब्द जो है इससे भौतिकी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर हम बात करें तो ग्रीक शब्द फ्यूसियस जो है का अर्थ क्या है? तो भैया इसका अर्थ है प्रकृति। फ्यूसियस का अर्थ क्या है? प्रकृति। वर्तमान में मापन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य पद्धति है उसको SI कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। SI पद्धति कब स्वीकार किया गया? तो 1967 जो है इस समय SI पद्धति को हमने क्या किया? स्वीकार किया था। SI पद्धति को 1967 में स्वीकार किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो भैया SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। SI पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? तो भैया संपूरक मात्रकों की संख्या क्या है? 2 है। घन कोण और रेडियन और स्टेरेडियन। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? भैया पारसेक। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? दिया हुआ है 3.262 प्रकाश वर्ष। समुद्री दूरी मापने की इकाई कौन सी होती है? नॉटिकल मील जो होती है यह समुद्री दूरी मापने की इकाई होती है। एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर होता है। ये बात ध्यान रखना है। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है। जल का प्रवाह किसमें मापते हैं हम लोग? क्यूसेक में। आप सुनते होंगे जब कभी बाढ़ आता है तो घोषणा की जाती है कि फलाने नदी से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो पानी की मात्रा को हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। और एक क्यूसेक का वैल्यू होता है 28.317 लीटर। ठीक है, यानी कि लगभग 28 लीटर के आसपास जो है एक क्यूसेक का वैल्यू होता है। समतल कोण का मात्रक होता है भैया रेडियन जो है यह समतल कोण का मात्रक है। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन में होता है। समतल कोण जब 2 रेखाएं आपस में मिलकर कोण बनाती है समतल कोण कहते हैं, लेकिन जब 3 रेखाएं आपस में मिलकर कोण बनाती है उसको हम लोग घन कोण कहते हैं। रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। रेखीय वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। 2 वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापा जाता है किसके द्वारा? सेक्सटेंट के द्वारा। सेक्सटेंट 2 वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को, 2 वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को सेक्सटेंट के द्वारा मापते हैं हम लोग। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है यह किसका मात्रक है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, डेसिबल में मापा जाता है। ओजोन का जो मात्रक होता है वो O3 होता है और मापते किसमें? हम डेसिबल में मापते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। प्रेरकत्व जो है यह चुंबक से संबंधित है और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? हेनरी होता है इसका मात्रक। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक जो होता है लक्स होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन का वैल्यू होता है। ठीक है, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 मीटर। ये ध्यान रखेंगे आप। फर्मी मीटर होता है, लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है वो फर्मी मीटर होती है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर। एक बैरल में कितने लीटर? 159 लीटर होते हैं। एक गैलन में कितने लीटर होता है? तो 3.785 लीटर, यानी कि लगभग 3.25 लीटर होता है। एक कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम।
को 1 कैरेट हीरा कहते हैं हम लोग। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। 1 फैदम का वैल्यू कितने फीट के बराबर भैया? तो 6 फीट के बराबर 1 फैदम का वैल्यू होता है। ठीक है, ये था आपका 3 मिनट शो। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस 3 मिनट शो में। फिजिक्स का आज दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आज तक सवाल पूछे गए हैं उन सभी को, या फिर आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। इसी क्रम में आज जो टॉपिक है वो है आपको महत्वपूर्ण उपकरण, जो आपके भौतिकी से रिलेटेड बहुत सारे उपकरण होते हैं, उन उपकरणों के बारे में हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो गैसों का दाब मापक यंत्र, गैसों का दाब किससे मापा जाता है भैया? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापते हैं। द्रव की श्यानता विस्कोसिटी किससे मापी जाती है? तो विस्कोमीटर के द्वारा, विस्कोसिटी विस्कोमीटर के द्वारा मापा जाता है। द्रव के प्रवाह की गति मापक यंत्र है, द्रव का प्रवाह जो है इसकी गति किससे मापी जाती है? तो भैया वेंचुरी मीटर के द्वारा मापी जाती है। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापक यंत्र है नेफोस्कोप, नेफोस्कोप के द्वारा बादलों की ऊंचाई, उसका वेग और उसकी गति, इस तीनों को हम लोग मापते हैं। किसके द्वारा? नेफोस्कोप के द्वारा। वाहन की चाल मापी जाती है, वाहन के चाल को किसमें मापते हैं भैया? टैकोमीटर के द्वारा वाहन के चाल को मापा जाता है। रक्तचाप मापक यंत्र है, रक्तचाप उसके वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है ओडोमीटर। ठीक है, आप जो बाइक चलाते हैं, बाइक के ऊपर 2 गो शीशा लगा रहता है, उसमें एगो में आपको तेल पता चलता है, एगो में आपको स्पीड पता चलता है, या दूरी उसी में लिखा होता है दूरी इतना किलोमीटर चला है, वो ओडोमीटर के द्वारा। चाल जो है टैकोमीटर के द्वारा कितनी स्पीड से चल रही है, वो जो स्पीड होता है 10, 20, 30, 40, 50 जाता है, वो टैकोमीटर है। और आपका दूरी बीच में लिखा होता है इतना किलोमीटर, वो है आपको ओडोमीटर उसको कहते हैं। रक्तचाप मापा जाता है सिस्मोमैग्नोमीटर, स्फिग्मोमैग्नोमीटर जो है इसके द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर मापने का काम करते हैं। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि सोनार जो है किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, क्योंकि ध्वनि के आधार पर ही सोनार बना है और सोनार के द्वारा डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न सोनार द्वारा किया जाता है, यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सोनार का पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है नौका संचालकों द्वारा, सोनार का प्रयोग किया जाता है। सागर की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया? तो फैदोमीटर का इस्तेमाल सागर की समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, किसके द्वारा? अल्टीमीटर के द्वारा। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है कि विमान की ऊंचाई भी हम किससे माप सकते हैं? अल्टीमीटर के द्वारा माप सकते हैं। सोलर रेडिएशन मापा जाता है, यानी कि सूर्य के द्वारा जो रे निकलता है उसके रेडिएशन को किसके द्वारा मापते हैं? तो पाइर हीलियोमीटर या पाइरेनोमीटर के द्वारा। सूर्य जो है वो काफी अधिक तीव्रता में प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसके प्रकाश को हम लोग पाइर हेलियोमीटर के द्वारा मापते हैं। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि पनडुब्बी में कोई सामने शीशा नहीं लगा रहा, तो पानी में होता है, बाहर कैसे देखना है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग जो है उसको देखने के लिए हम लोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता जो है वह किसमें मापी जाती है? तो भैया ध्वनि की तीव्रता जो है वो आपको ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑडियो में क्या होता है? साउंड। ऑडियोमीटर के द्वारा हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने के द्वारा, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, जबकि भूकंप तीव्रता मापक यंत्र सिस्मोग्राफ भी है। समान तौर पे भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी तीव्रता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, रिक्टर स्केल में 1 से लेकर के 10 तक अंक लिखे हुए होते हैं। ये जो 10 तक अंक लिखे होते हैं, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे ही रिक्टर स्केल पर 1 से भूकंप की तीव्रता 2 गई, इसका मतलब है कि भूकंप की तीव्रता कितनी बढ़ जाएगी? 10 गुनी बढ़ जाएगी। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमीनोमीटर का प्रयोग जो है हवा के वेग को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर के द्वारा हम लोग मापते हैं क्या? दूध में वसा की मात्रा। जैसे आपके यहाँ आता होगा दूध जो है खरीदने वाला, तो आप देखिए एक मशीन उसके अंदर डालता है, तो वो उसमें बटर का पता लगाता है कि आपका दूध कितना गाढ़ा है, तो ब्यूटीरोमीटर के द्वारा जो है उसका प्रयोग किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो पॉलीग्राफ जो है यह झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है।
ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट आपने सुना होगा, इसके द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है बेहोश करके, अर्ध बेहोश करके। घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापा जाता है, किसके द्वारा? तो गायरोस्कोप के द्वारा घूमती हुई वस्तुओं की गति। जैसे बाइक चल रहा है तो उसका चक्का जो है उस किसकी कितनी गति से घूम रहा है, इसको मापने के लिए हम लोग गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। घूमते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन को मापा जाता है स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा। प्रति सेकेंड घूर्णन यानी कि एक सेकेंड में कई बार घूम रहा है चक्का, इसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। किलोवाट घंटा इकाई है, किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई जो होती है वो किलोवाट घंटा होती है। और बोलोमीटर से मापा जाता है किसको? भैया तापमान को हम लोग बोलोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारी इस 3 मिनट शो में। आज हम लोग देखने वाले भौतिकी का तीसरा क्लास, जिसमें सदिश एवं अदिश राशियों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो है सवाल है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि कहते हैं। केवल परिमाण होती यानी जो स्थान घेर सकता है लेकिन वह किधर जाएगा यह पता ना चले, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। जैसे तर्कस में तीर रखा हुआ है तो जगह तो घेरा हुआ है लेकिन वह तीर किधर जाएगा किसी को पता है नहीं, तो वह अदिश राशि होगी। लेकिन उसी को हम लोग अपने धनुष पे चला के किसी एक दिशा में घुमा दिए तो अब इसका डायरेक्शन तय कि भैया उत्तर में जाएगा, पूर्व में जाएगा, पश्चिम में जाएगा, तो वो सदिश राशि हो गई। ठीक है, यानी इस दुनिया में जितनी भी राशियां हैं सब की सब अदिश होती ही है, लेकिन जिसमें डायरेक्शन आ गया वह सदिश में चला जाता है, बाकी सब अदिश में ही रह जाती हैं। प्रमुख अदिश राशियां, प्रमुख जो अदिश राशियां वो कौन कौन सी है? द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व और दूरी, ये सभी के सभी प्रमुख अदिश राशियां हैं। ध्यान रख लीजिएगा इसको ना। सदिश राशियां वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, क्या कहलाती है भैया? वो सदिश राशियां कहलाती हैं। कुछ अगर सदिश राशि की बात की जाए तो कुछ सदिश राशियां जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए आपको। वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और भार जो होते हैं ये सदिश राशियां होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एटम बम सीरीज में, जिसमें हम लोग हर 3 मिनट में एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं, जिसमें से टॉपिक वाइज जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं भौतिकी के, फिजिक्स के कौन से चैप्टर? तो चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण जो है इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, इस टॉपिक को देखिए। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच का लंबवत दूरी कहलाता है। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच, मान लीजिए कि एक ये पॉइंट हो गया, एक ये बी पॉइंट हो गया, यहां आने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये सभी रास्ते यहां आने के हैं, लेकिन इसमें जो लंबवत रास्ता होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चली गई दो स्थानों के बीच की बहुत सारी दूरियों में सबसे छोटी दूरी जो होती है उसी को विस्थापन कहते हैं, या सबसे लंबवत दूरी जो होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है भैया? चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। समय, इकाई समय में तय की गई दूरी इज इक्वल टू चाल। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है वेग। भैया निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा जैसे ही लग गया तो वेग, यानी कि अभी हो जाएगा विस्थापन बटा समय। क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। निश्चित दिशा जैसे डाला तो वेग हो जाएगा, और बिना निश्चित दिशा का पूछा तो चाल हो जाएगा। ठीक है, चाल का दूरी बटा समय और वेग का विस्थापन बटा समय हो जाएगा। पहला, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। जैसे ये आपका जो है कोई वस्तु है, यहां से चलना शुरू किया तो ये चलेगा तो सीधा यहां चल जाएगा, लेकिन यहां नहीं जाके ये एंगल बनाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर एंगल बनाएगा, ऐसे जाएगा, एंगल बनाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसी वेग को हम लोग क्या कहेंगे? इसी वेग को हम लोग कोणीय वेग के नाम से जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के नाम से हम लोग जो है इसको जानते हैं। ठीक है, हमारा TRE 4 का बैच शुरू हो चुका है। आप सब अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 7 से 10, उसके बाद आपका 10 से 1 और शाम में फिर 3 से 5।
कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है भैया, तो रेडियन प्रति सेकेंड जो होता है, रेडियन कोणीय वेग का मात्रक है, रेडियन कोण का मात्रक है, और रेडियन पर सेकेंड आपका कोणीय वेग का मात्रक हो गया। कोणीय वेग की विमा क्या होती है भैया, एम एल टी माइनस वन जो है ये कोणीय वेग की विमा होती है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस वन कोणीय वेग की विमा हो जाएगी। वेग परिवर्तन की दर कहलाता है, वेग परिवर्तन का दर क्या कहलाता है भैया, त्वरण। वेग परिवर्तन v माइनस यू बाई टी, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, वेग परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो भैया ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये आपका वेग का त्वरण का मात्रक होता है। अब त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, तो देखिए यहां पे है यहां है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को हम लोग किससे मापते हैं, मीटर को हम लोग एल लेंथ मापते हैं, और टी को सेकेंड को हम लोग किसमें मापते हैं, टाइम में। यानी कि हमारे पास मिल गया एल और टी का एगो है, सेकेंड का एगो दूगो, तो दूगो रहेगा लेकिन ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -2। ठीक है, नहीं समझे तो इसको एक बार और समझिए, समझ ही लीजिए इसको। जैसे आपको बीमा, किसी भी चीज का बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। त्वरण का आपने मात्रक देखा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब चूंकि मीटर बीमा हम लोग ऊपर लिखते हैं, बटा में बीमा नहीं जाता है, इसको ऊपर लेके जाइए, तो ऊपर जाइएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब मीटर का बीमा जो होता है, मीटर का जो मात्रक होता है वह एल होता है, लेंथ कहते हैं, लेंथ को एम से मापते हैं। और समय जो होता है, सेकेंड जो होता है वो किसका होता है, टाइम का होता है। टाइम का वो है माइनस में दूगो, तो माइनस में दूगो इसको बंद कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया, बीमा हो गया। यानी कि अगर आपको मात्रक पता है तो आसानी से बीमा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है तो आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग जो है सो डी एक्सेलरेशन यानी कि मंदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मंदन के नाम से ऋणात्मक त्वरण। जैसे त्वरण का मतलब क्या हुआ कि समय के साथ आपकी स्पीड बढ़ रही है। जैसे बाइक जब आप चलाते हैं तो आप जो है सो पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपकी 0 से शुरू होती है, और टाइम ऐसा होता है जब 60 की स्पीड में होते हैं, लेकिन रोकना होता है तो क्या सीधे 60 पे रोक देते हैं, नहीं, आप क्या करते हैं उसको धीरा करना शुरू करते हैं, तब जा करके आपको रुकता है। तो जब आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हैं इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, जब रोकने के लिए आप धीरे धीरे स्पीड घटा रहे हैं इसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले टॉपिक में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एटम बम सीरीज में, जिसमें हम लोग आपको सारे विषय का टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग अभी कवर करने वाले हैं किसको, फिजिक्स को। और फिजिक्स में भी कौन सा टॉपिक होगा भैया, तो फिजिक्स में होगा आपका बल, आवेग और बल आघूर्ण। इन तीनों टॉपिक को हम लोग जो है सो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे, बल और समय के गुणनफल उस वस्तु का कहलाता है बल और समय का गुणनफल। आवेग जो होता है आपका फोर्स मल्टीप्लाई टाइम होता है। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम आपका होता है क्या, आवेग। तो बल गुने समय जो हो गया आपका, यहां पे टी कर दीजिए, बल गुने समय जो हो गया वो आपका आवेग हो गया। आवेग का मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड। अब देखिए, बल का मात्रक क्या होता है भैया, तो न्यूटन, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो आवेग का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड हो गया। अगर बटा में होता तो न्यूटन पर सेकेंड होता, लेकिन चूंकि यहां पर बटा में नहीं है, ऊपर ही है, फोर्स मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में है तो सीधा हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। बल एक प्रकार का क्या है, बल क्या है भैया, तो बल में हम या तो पुल करते हैं या पुश करते हैं किसी चीज को ना, दीवार को धक्का देंगे या फिर खींचेंगे। तो बल एक प्रकार का क्या है, दबाव या फिर खिंचाव है, या फिर पुश है या फिर पुल है। पुल माने खिंचाव, पुश माने दबाव। ठीक है, तो बल क्या है, बल एक प्रकार का पुश और पुल है। ठीक है, अगला है बल का एसआई मात्रक होता है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है भैया, न्यूटन होता है। पहले तो समझिए, बल को हम लोग क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, न्यूटन कहते हैं। ठीक है, ये आया कहां से, तो ये आया आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण से। कहां से, द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब केजी भैया, और त्वरण का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भैया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया त्वरण का, द्रव्यमान का हो गया केजी। इसी को उठा के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहें, और इसी को हम लोग जो है, चूंकि बल की परिभाषा को दिया था न्यूटन ने, इसलिए उनके सम्मान में हम बल के मात्रक को क्या कह लेते हैं, न्यूटन कह लेते हैं। बल का सीजीएस मात्रक होता है भैया, तो सीजीएस मात्रक बल का जो होता है वह डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन।
ठीक है, 1 न्यूटन का वैल्यू कितना होता है, बल के 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, याद रखिएगा, दिया ही हुआ है यहाँ पे। बल का विमा क्या होता है भैया, तो बल का विमा mlt-2 बता रहा है। कैसे mlt-2, आइए देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भैया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो नीचे है उसको ऊपर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। अब केजी के लिए होता है m, मीटर के लिए होता है l और सेकेंड के लिए होता है t, पावर का वो है -2, यही ना लिखा हुआ है mlt-2 आ गया। आसान होता है, बहुत ही आसान, बस थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए और जानकारी के लिए पढ़ना पड़ेगा। मेरे ऑफलाइन बैचेज में या फिर ऑनलाइन बैचेज जो चलती हैं उसमें भी आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ाया गया है, आप जो है सो इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर इसको और बेहतर तरीके से सीखना है तो। अन्यथा चूंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए इतना तेजी के साथ हम लोग चल रहे हैं। अगला है बल गुणनफल होता है। बल किसका गुणनफल होता है, अभी तो पीछे आपने देखा था भैया, बल द्रव्यमान और किसका, त्वरण का गुणनफल होता है। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ये मात्रा यहाँ पे नहीं होगा, मात्रा भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मात्रा, यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है कौन, बल। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है, केंद्र की ओर। अब जैसे कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गमन कर रही है, ये सेंटर है, चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की तरफ लगता है, बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो आपसे पूछा गया अंदर की तरफ वाला, तो अंदर की तरफ जो लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण क्या है, इस दुनिया में जो भी चीजें घूम रही हैं, जैसे आप लोग बचपन में देखे होंगे, हम लोग जो है पृथ्वी जो है चारों तरफ घूम रही, किसके, सूरज के, तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ, या फिर पृथ्वी के चारों तरफ जो कृत्रिम ग्रह घूम रहे हैं, या फिर पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा घूम रही है, या सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी घूम रही है, ये सभी किसके उदाहरण है भैया, तो अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है किधर की तरफ, तो अभिकेंद्रीय बल किधर लगता है, केंद्र की तरफ, तो दिशा किधर होगी, केंद्र की तरफ, सिंपल सा है ना। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र के बाहर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभी तो हमने बताया था, केंद्र के बाहर लगेगा वो अपकेंद्रीय बल। जब भी कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस पर दो प्रकार का बल कार्य करेगा ही करेगा, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। तो जो अंदर करेगा उसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय, जो बाहर करेगा उसको बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अगला है आपका, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। कपड़ा सुखाने वाली मशीन या दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है भैया, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब भी आप देखिएगा किसके अंदर, जब जो वॉशिंग मशीन होता है, उस वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाने वाला होगा, उसमें जब घूमता है तो देखिएगा जो कपड़ा जो होता है वो उसके दीवालों पर जाकर के चिपकेगा, जबकि उसी में कपड़ा धोने वाला जो होता है उसमें बस जो कपड़ा होगा वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो अंदर की तरफ आएगा तो अपकेंद्रीय बल, सॉरी अभिकेंद्रीय बल, बाहर की तरफ जाएगा तो अपकेंद्रीय बल, यहां जो काम करेगा वो अपकेंद्रीय बल होगा। सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है किसका, तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है सर्कस में मौत का कुआं। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रक्रिया कहलाती है बल आघूर्ण। एक अक्ष के परितः, जैसे कलम है आपके पास, कलम का ढक्कन ऐसे घुमा रहे हैं, या फिर कल का नट है, नट के ऊपर बोल्ट है, उस बोल्ट को ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, किसी एक अक्ष के परितः किसी चीज को घुमाना क्या कहलाता है भैया, तो बल आघूर्ण यानी टॉर्क कहलाता है। बल आघूर्ण है एक कैसी राशि है भैया, तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर। किसके समीप, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका बल गुने लंबाई। ठीक है, तो बल का हो गया न्यूटन और लंबाई का हो गया मीटर, मतलब बल आघूर्ण का जो मात्रक हो गया वह आपका न्यूटन मीटर हो गया। क्लियर है या नहीं है, क्लियर। अब देखिए बल आघूर्ण के यहां से पे आपसे बीमा पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आपको या तो मात्रक पता हो या फिर फॉर्मूला पता हो, तो बीमा निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे, तो मात्रक अगर पता है आपको, तो अभी आपने पीछे क्या देखा था भैया, फॉर्मूला इसका होता है बल गुने, क्या होता है, बल गुने लंबाई, जिसके चारों तरफ घूम रहा है उसकी लंबाई। तो बल का अभी पीछे आपने देखा था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने देखा था पीछे, गुना देंगे, मीटर है तो लंबाई है तो मीटर, यानी कि आप जब इसको गुना कीजिएगा, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा आधार और करनी, आधार सेम हो, गुना में पावर जुड़ जाता है, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसका मात्रक आसानी से, इसका विमा आसानी से लिख सकते हैं। केजी का द्रव्यमान होता है मास,
मीटर का लेंथ को मीटर में मापते हैं, यानी कि एल कय गो है ऊपर, 2 गो है तो 2 गो रखेंगे। सेकेंड का टाइम कय गो ऊपर, -2 गो रखेंगे, यानी कि mL2t-2। देखिए है यहाँ पे mL2t-2, ये हो गया क्या, बल आघूर्ण का विमा हो गया। क्लियर है। उसी तरह से जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल जो होता है वो अभी किसके बराबर होता है, तो बल आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, कैसा आपको क्लास लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर अगले क्लास में जरूर आइए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एटम बम सीरीज में, जिसमें हम 3 मिनट में बहुत सारे एक टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फैक्ट्स को कवर करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग भौतिकी का देखने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है सरल मशीन, जो सिंपल मशीन जो है उसको देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से किसका अध्ययन करेंगे, तो भैया हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे उत्तोलक का, या उत्तोलक से रिलेटेड चीजों का अध्ययन जो है यहाँ किया जाता है। तो सरल मशीन होते हैं एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जा सके। माने सरल मशीन का मतलब नट बोल्ट हो गया। जैसे आप नट बोल्ट है तो नट को आप ऐसे खोलते हैं, लेकिन वो नट खुलने में अगर दिक्कत हो, ज्यादा टाइट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पेचकस लगा देते हैं। तो पेचकस जो है क्या हो गया, सरल मशीन का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो सरल मशीन जो है उसी को कहते हैं। अगला, सरल मशीन कार्य करती है किस सिद्धांत पर, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। सरल मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल आघूर्ण में क्या होता है भैया, तो बल आघूर्ण में होता है बल मल्टीप्लाई लेंथ, लंबाई। ठीक है, जहां पर आपका बल कार्य ना करे, लंबाई बढ़ा दीजिए। नट को हम उंगली से खोल रहे हैं, हाथ से खोल रहे हैं, नहीं खुल रहा है, हमने क्या किया, एक पेचकस लगा दिया, अब लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो है फोर्स ज्यादा लगेगा। वही फोर्स पहले भी हम ही लगा रहे थे, अभी हम ही लगाएंगे, लेकिन अब फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको टॉर्क कहते हैं हम लोग। तो यही बोल रहा है कि सरल मशीन जो है कार्य करता है किस सिद्धांत पर, टॉर्क के सिद्धांत पर, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन के उदाहरण है, कौन कौन से सरल मशीन के उदाहरण हो सकते हैं, तो यही उत्तोलक जो होते हैं वो आपको सरल मशीन के उदाहरण होते हैं, जिसमें घिरनी हो गया, पिलास हो गया, कैंची हो गया, आपका जो है रिंच हो गया, ये सारे के सारे सरल मशीन के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगला बोल रहा है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, तो वैसे सभी उत्तोलक जिनका ज्वाइंट पॉइंट जो होता है वह कहां हो, सामने हो, आगे हो, वो सभी द्वितीय श्रेणी के उदाहरण होते हैं। जैसे सरौता हो गया, इसका देखते हैं, सरौता का जो है आगे होता है, हम लोग पीछे से फोर्स लगाते हैं, बीच से वो खुलता है, आगे की तरफ होता है। ओपनर, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन है आप देखते होंगे, जहां पे कभी गर्मी का दिन आ गया, आप शरबत पीने जाइएगा तो वहां पे देखिएगा नींबू जो है सो निचोड़ता है, तो सामने की तरफ वो ज्वाइंट होता है, उसका ज्वाइंट पोर्शन, यानी कि जिसका ज्वाइंट पोर्शन आगे की तरफ हो उसको हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसी ज्वाइंट पॉइंट को हम लोग कहते हैं फुल्लेरम। क्या कहते हैं भैया, तो फुल्लेरम के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अगला, तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक किसको कहते हैं हम लोग, तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है भैया, तो तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक जो है वह है जिसमें ज्वाइंट पॉइंट पीछे आ जाता है। ठीक है, और फोर्स हमारा कहां लगेगा, बीच में लगेगा, जहां पर लोड बीच में हो वैसे उत्तोलकों को हम लोग तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, हमारा हाथ हो गया, किसान का हल तथा बेलचा, ये सारे हो गए आपके कौन से, तृतीयक श्रेणी के उदाहरण। ठीक है, उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाए गए आयास या बल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग उत्तोलक का यांत्रिक बल या यांत्रिक लाभ या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तोलक का यांत्रिक बल, यांत्रिक लाभ या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को अगर पढ़ना हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शाम में 6 से 7 और 7 से 8 आपका जो है लाइव क्लास चल रहा है। शाम में 6 से 8 ही अब चलेगा, जिसमें आपको आर्ट्स से लेकर के साइंस तक सभी रहेंगे, और क्वेश्चन वाइज पूरा डिस्कशन के साथ हम लोग चारों टॉपिक के डिस्कशन के साथ, चारों ऑप्शंस के डिस्कशन के साथ उस क्लास को करेंगे। तो उसके लिए जरूर जुड़िएगा, और खास करके मुख्य रूप से TRD4 और AEDO का एग्जाम अगर आपको देना है तो निश्चित रूप से हमारी उस क्लास को कीजिए। वो एक ऐसा रिवीजन क्लास होगा जो आपने आज तक जितना पढ़ा हुआ है उस सबको एक बार रिकॉल कर देगा एग्जाम से पहले वो सीरीज, इसलिए ज्वाइन जरूर कीजिएगा शाम में 6 बजे से। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एटम बम सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग 3 मिनट में किसी एक टॉपिक को उठाते हैं और उसको जो है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको कवर करते हैं। इसी क्रम में अभी हम भौतिकी के पे चर्चा करेंगे, जिसमें प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर चर्चा करेंगे। कह रहा है कि जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेप्य किया जाता है तो पिंड यह
का यह गति प्रोजेक्टाइल गति कहलाता है। सीधा समझिए कि पत्थर उठाए इसे फेंक दिए, तो पत्थर उठाइएगा फेंकिएगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना जी। तो इसी एंगल से फेंके गए किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु जब जाएगी आगे की तरफ तो वह प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगी। सिंपल सा बात है, इसका मतलब यही था। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति का आपने उदाहरण समझ लिया। अब बोला कि प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है, क्या है उदाहरण? तो मनुष्य से धनुष से छूटा हुआ बाण, तोप से छूटी हुई गोली, हमारे द्वारा फेंका गया गेंद, बैट से मारा गया बॉल, ये सभी के सभी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन के उदाहरण हैं। अब इसमें क्या होता है कि सामान्य तौर पे हम कई एक तरह से फेंक सकते हैं। जैसे अगर हम 90 डिग्री का एंगल बना के फेंकते हैं तो काफी ऊंचाई तय करेगा। अगर हम 45 डिग्री का एंगल बना के फेंकते हैं तो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं सबसे ज्यादा जो है सो हाइट रेंज इसका सबसे ज्यादा हो जाए तो सबसे ज्यादा रेंज के लिए हमको 45 डिग्री का एंगल बना के फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी क्रम में आपको इस चैप्टर से 3 फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। टाइम, यानी कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसको यहां से फेंके गए और जहां गिरना है वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी। थीटा जो है एंगल दिया हुआ रहता है, जी का मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रहा है, ग्रेविटी की बात कर रहा है, और u जो होता है प्रारंभिक वेलोसिटी होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर अधिकतम हाइट पे हमको फेंकना है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का इस्तेमाल करेंगे, और चाहते हैं कि अधिकतम दूरी तय करे तो उस स्थिति में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा दो बातें। अगर आपको अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करना है तो 90 डिग्री के एंगल पर फेंकना होगा, अधिकतम दूरी प्राप्त करनी है तो आपको 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। प्रक्षेप्य गति के उदाहरण आपको जो है देख चुके हैं। अगला है प्रक्षेप्य का पथ होता है कैसा? तो परवलयाकार, परोरा की तरह, परवल की तरह जो है इसका आकार होता है। कैसे? तो भैया जब आप फेंकेंगे तो ऐसे बना करके जाएगा। ठीक है, अब परवल की आकृति कैसी होती है? इसी तरह से होती है, इधर से नीचे से उठता है, बीच में ऊपर होता है, लास्ट में नीचे हो जाता है। अगला है आपका प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेप्य किया जाना चाहिए। अधिकतम दूरी यानी रेंज ज्यादा हो, इसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना होगा? 45 डिग्री का इस्तेमाल करना होगा। आपने देखा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का इस्तेमाल जो है किया जाता है। 2 थीटा क्यों करते हैं? क्योंकि साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और चूंकि अगर यहाँ पे 45 है तो 45 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 90, यानी कि साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है। हमको क्या प्राप्त करना है? मैक्सिमम रेंज, तो एंगल 45 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम हो तब क्या करेंगे? तो अधिकतम ऊंचाई अगर प्राप्त करना है तो हमको क्या करना होगा भैया? 90 डिग्री का इस्तेमाल, यानी कि 90 डिग्री पर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वह क्या करेगा? अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह था आपके प्रक्षेप्य से रिलेटेड सवाल। बने रहिए हमारे साथ आगे की सीरीज को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस 3 मिनट शो में, जिसको हम लोग एटम बम सीरीज नाम दिया हुआ है। इसी में आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान के एक टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम लोग न्यूटन के गति के नियम एवं जड़त्व यानी कि इनर्शिया और रूल्स ऑफ न्यूटन जो है कवर करने वाले हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखा था? प्रिंसिपिया नाम का पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखना आपको, न्यूटन के द्वारा लिखा गया था। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, यह कमेंट करके आप बताएंगे। गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था भैया? न्यूटन ने किया था। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार क्या होता है? कोई भी गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी उस अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर बाहर से किसी प्रकार का बल न लगे। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बल का नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही बल की परिभाषा कहा जाता है, या फिर इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम के नाम से, या इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम लोग बल का नियम, बल का परिभाषा, जड़त्व का नियम और गैलीलियो के नियम के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहलाता है? तो गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी भैया? गैलीलियो ने की थी, इसीलिए उनके सम्मान में इस नियम को भी जो है सो गैलीलियो का नियम कह दिया गया है। अगला है बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरता है। यात्री पीछे की ओर काहे गिरता है? बस के अचानक चलने पर विराम जड़त्व के कारण। विराम जड़त्व एक्चुअली जो है वह आदमी जो बैठा होता है वह विरामावस्था में होता है और गाड़ी चल जाती है, जिसके कारण वह विराम जड़त्व के कारण पीछे की तरफ झुकता है। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? गति जड़त्व के कारण। बस तो रुक गई लेकिन उसमें बैठा हुआ यात्री अभी गति में ही रहा, जिसके कारण वो क्या होता है? आगे की तरफ झुक जाता है, तो गति जड़त्व।
डंडे के प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, किसके कारण? विराम जड़त्व के कारण। अब देखिएगा जैसे ही ठंडा अभी खत्म हुआ है, कंबल वगैरह सब आप हटाएंगे तो बाबूजी बोलेंगे बेटा उधर से पकड़, और खुद इधर से पकड़ेंगे, अब मार डंडा, उसमें का गर्दा झाड़ेंगे। क्यों गर्दा झड़ा? क्योंकि गर्दा जो उसके अंदर बैठा हुआ था, धूल बैठा हुआ था, वह विराम जड़त्व में रह गया उधर है। जैसे डंडा मारा गया तो कंबल चला गया उधर, गिरा था, उसको खुद लगता होगा कहां गिर गए हम। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये जो है आपका विराम जड़त्व है। विराम जड़त्व के कारण ही क्या हो जाता है? धूल को आसानी से झाड़ा जा सकता है। किसमें से? तो कंबल वगैरह में से। ठीक है, अगला आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है। जड़त्व मापने की इकाई क्या है? द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है द्रव्यमान के आधार पर मापा जाता है। जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि बड़ी गाड़ी है, ट्रक अगर उधर से आ रहा है तो ट्रक को रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी अपेक्षा बाइक को रोकने में। आसानी से बाइक को रोक लेंगे ना, ट्रक को रोकने में ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। क्यों? गति जड़त्व के कारण। उसी तरह से अगर कहीं पे बाइक खड़ा है उसको धक्का देने में कम फोर्स लगेगा, ट्रक को धक्का देने में ज्यादा आदमी लगेंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वो हो गया विराम जड़त्व। बल की परिभाषा प्राप्त होती है किससे? प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, पहले ही बताया था। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर ma। ठीक है, F यानी कि हो गया फोर्स, और m मास, और F और एक्सेलरेशन। बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल क्या व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। अभी यही तो व्यंजक है जिसको मैंने प्राप्त करके आपको बताया। इसी में अगला कह रहा है क्या कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे गेंद को नीचे पटकिया गया तो गेंद ऊपर उछलेगा ना, आपने नीचे मारा, धरती ने उसको ऊपर भेजा, क्रिया प्रतिक्रिया। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होता है? प्रतिक्रिया। आप जब पत्थर को ठोकर मारते तो पत्थर भी आपको मारता है, धड़ाम, आपको जो है चोट लगता है, आपको ज्यादा महसूस होता है, पत्थर को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पत्थर निर्जीव है और आप जो है सजीव है। गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और t जो है वो क्या है? टाइम है। उसी प्रकार से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, बाकी सब सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा शेयर वगैरह भी कीजिएगा। अगला बोला कि गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है किसके बीच? वस्तु के स्थिति और समय के बीच। गति का दूसरा नियम जो है वस्तु की स्थिति और समय के बीच में एक समीकरण प्रदान करता है। ठीक है, वस्तु की स्थिति और गति के बीच में क्या है दूसरा समीकरण? तो भैया दूसरा समीकरण जो है वो आप तो देख ही रहे हैं, ये है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, चलिए सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्यार दुलार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे 3 मिनट शो में जिसको हमने नाम दिया है एटम बम सीरीज। एटम बम सीरीज इसलिए क्योंकि आप कम समय में किसी भी चीज का रिवीजन करके जा सकते हैं। हमने इसको टॉपिक वाइज बनाया है। अभी आपका साइंस चल रहा है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों मिलकर के दिन में 5 बार आते हैं। कब कब? सुबह 5:30 में, फिर 9:30 में, फिर दोपहर 1:30 बजे, फिर शाम को 5:30 में और रात को 9:30 में। ये खत्म होगा, फिर हम लोग आर्ट्स में, करंट अफेयर्स में भी एंट्री करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज देखने वाले हैं फिजिक्स के अंदर कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक है आपका घर्षण बल। कौन सा है भैया? घर्षण बल एवं घर्षण बल को हम लोग फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। कह रहा है कि वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। आप देखते हैं किसी बॉल को आप फेंकते हैं तो वह धीरे धीरे जो है सो स्पीड उसकी काफी होती है, धीरे धीरे स्पीड कम होती जाती है, रुक जाती है। क्या हो रहा है? उसके गति का वह विरोध कर रही है जिसके कारण वह रुक गया। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्नेहक यानी ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है हम लोग मशीनों में करते हैं। आप देखते होंगे तेल वगैरह डाला जाता है मशीन में ताकि वह स्मूथली काम कर सके। नहीं डालिएगा तो उसमें जो है घर्षण होगा और मशीन के पार्ट पुर्जे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इसी के कारण उसमें जो है आपको तेल डाला जाता है। अगला है कि किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है। सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल स्पर्शी घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, किसी लुढ़कती वस्तु तथा सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण बल। लुढ़कता हुआ कोई गेंद है वो लुढ़क रहा है तो उस घर्षण बल को हम लोग लोटनी घर्षण बल के नाम से जानते हैं। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। कोई भी वस्तु कहीं रुकी हुई है उसमें स्थैतिक घर्षण बल है, उसमें आप फोर्स लगाइएगा तो वह विरोध करेगा, इसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं।
किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है भैया? तो स्थैतिक घर्षण बल का जो वैल्यू होता है वह सबसे ज्यादा होता है। लोटनी घर्षण बल का मान क्या होता है? सबसे कम लोटनी घर्षण बल का मान होता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है। क्यों? वायु के घर्षण के कारण जलने लगता है। आप देखते होंगे उल्का उल्का पिंड को जलते हुए। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है किसके कारण? घर्षण बल के कारण। अगर घर्षण बल ना हो तो कागज पर कलम जो है वह क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा, फिर आप लिख नहीं पाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, क्यों? घर्षण बल के कारण। अगला, वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है, क्या है भैया? द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है। लगता है ये पिछले वाला क्या हो गया है, इसी में रिपीट हो गया है। ठीक है, तो घर्षण बल का जो टॉपिक था वो आपको वहीं पे समाप्त होता है। यही आपका जो है सो घर्षण बल था। इससे रिलेटेड सवाल जो भी पूछे गए थे उसको मैंने कवर किया। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सीरीज में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एटम बम सीरीज में, जिसके तहत हम 3 मिनट में किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं। इसी एटम बम सीरीज में हम अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस तीनों को कवर कर रहे हैं दिन में 5 बार। सुबह 5:30, फिर 9:30, दोपहर में 1:30 बजे, फिर शाम में 5:30, रात को 9:30 में। मात्र 2 से 3 मिनट में आप आकर के एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ सकते हैं। संवेग या इसी को ये एवं भार, इस टॉपिक में जो हम लोग फिजिक्स में देखेंगे और संवेग एवं भार को देखेंगे। जब वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है, संवेग कहलाता है। वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल कहलाता है वह संवेग कहलाता है। मतलब P = mv। संवेग का बीमा होता है mLT-1। संवेग का बीमा यहाँ पर दिया हुआ है। अब जरा समझिए कैसे निकला। तो भैया ये क्या है? मास है। ये क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो m काउंट हुआ तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड हो जाएगा। नहीं सॉरी, m जो है यहाँ पर मास है, ध्यान रखना है। m क्या है? मास है। यहाँ पर m जो है आपका मास है, और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, यानी कि मास का हो जाएगा kg, मीटर तो ये है, अब पर सेकेंड ऊपर जाएगा। यानी कि अगर इसका हम बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? kg के लिए एगो m होगा, मीटर के लिए आपका l होगा, 2 बार l हो गया है, मीटर के लिए l होगा, और सेकेंड के लिए चूंकि नीचे है तो ऊपर आएगा तो माइनस लग जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यानी mLT-1 जो होगा आपका सही होगा। संवेग का मात्रक होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है भैया, सॉरी मीटर पर सेकेंड ही होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ये किलोग्राम इधर आ गया है, देख रहे हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो होता है संवेग का मात्रक होता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, आगे देखना होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा। अगर किसी भी कण पर बाहर से किसी भी प्रकार का बल नहीं लगे तो उस स्थिति में उसका संपूर्ण संवेग जो होगा क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रॉकेट का गति, उड़ना या कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत को कौन सा नियम बताता है? तो न्यूटन का दूसरा गति नियम जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, बताता है। अगला है आपका पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है। एक्चुअली ये पहले बाद में हो गया, ये पहले हो गया। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचती है उसको क्या कहते हैं भैया? तो उसको भार कहते हैं। भार का मात्रक होता है, क्या होता है? भार का मात्रक न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। कितना होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर 1 किलोग्राम वस्तु का भार होता है। वस्तु का भार कम होता है कहां पर? तो सामान्य तौर पे पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, कहां पे? विषुवत रेखा जो है, उस विषुवत रेखा पर वस्तु का भार सबसे कम होता है। और जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वस्तु का भार क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहां पर? ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। वस्तु का भार शून्य होता है कहां पर? केंद्र पर। अब पृथ्वी की सतह है, उसके नीचे अंदर केंद्र पर चल जाइएगा तो सेंटर पर पृथ्वी का भार जो होगा वह 0 हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है भैया? तो 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर कितना होता है? 1/6 गुना जो होता है वह भार होता है पृथ्वी के भार का। यानी अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर कितनी है? 100 न्यूटन की है, 600 न्यूटन की है। पृथ्वी पर कोई वस्तु 600 न्यूटन की है तो वह कहाँ कितनी हो जाएगी? कहां पर? चंद्रमा पर, तो 100 न्यूटन हो जाएगी। यही बात यहाँ पर लिखा गया है।
पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है कितना? शून्य होता है। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार 0 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है भैया? 1/81। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1 क्या है? 81 है। चलिए इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको टॉपिक वाइज चीजों को देते रहेंगे। धन्यवाद। काटिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारा अनलिमिटेड सिलेक्शन जोन में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल अनलिमिटेड सिलेक्शन जोन में। हम लोग अभी एटम बम सीरीज चला रहे हैं। उसी एटम बम सीरीज में आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। और फिजिक्स में भी कौन सा टॉपिक होगा तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में हम लोग करने वाले हैं कार्य एवं ऊर्जा वाले टॉपिक को, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी वाले टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। यानी किसी वस्तु पर आप बल लगाएं और बल की दिशा में ही वस्तु जो है सो चल दी तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग कार्य कहेंगे। या फिर कोई वस्तु आ रही है और उसको आप रोकने के लिए फोर्स लगाते हैं और रुक गई तो कार्य आपका संपन्न माना जाएगा। कार्य बराबर होता है, कार्य किसके बराबर होता है? यानी कार्य की फॉर्मूला क्या होती है? तो बल गुने विस्थापन जो होता है वह कार्य का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बल गुने विस्थापन कार्य का फॉर्मूला होता है। यानी अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर जो होगा इसका मात्रक हो जाएगा। कार्य होता है, कार्य में क्या होता है? केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होता। और यही कारण है कि कार्य कैसी राशि है भैया? तो कार्य जो है एक अदिश राशि है, यह ध्यान रखना है आपको। 1 जूल का वैल्यू कितना होता है सीजीएस में? कार्य का वैल्यू जो है सीजीएस में कितना होता है भैया? तो सीजीएस में कार्य का मात्रक जो होता है वो अर्घ होता है और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। यानी अर्घ और जूल दोनों कार्य के ही मात्रक है, लेकिन अर्घ जो है वो सीजीएस मात्रक है और जूल जो है वह एसआई मात्रक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो 7 गुना के बराबर 10⁻7 x के बराबर होता है। अगला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता भैया? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्यों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता? क्योंकि आपने कार्य में देखा था बल गुने विस्थापन। क्या देखा था? बल गुने विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट देखा था। तो बल पर निर्भर करेगा और आपका विस्थापन पर, डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किस पर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर बल द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? शून्य हो। यानी बल और विस्थापन इस दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि फोर्स 0 हो गया तो भी कार्य 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 हो गया तो भी कार्य 0 हो जाएगा। वही बात यहां पे बोला गया है कि अगर विस्थापन शून्य हो जाए तो आपका वर्क भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो। यानी कि बल के लगने पर वस्तु विस्थापित होगी तो माना जाएगा कि कार्य हुआ है। अगर विस्थापित नहीं होगी तो माना जाएगा कार्य जो है नहीं हुआ है। ठीक है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। वृत्ताकार पथ में जब घुमाई जाती है तो उसमें किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। कैसे शून्य होता है भैया? तो जब वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो एक बार राउंड मार करके यहाँ पे आ गया तो विस्थापन क्या हो गया? 0। विस्थापन 0 हो गया मतलब कि आपका कार्य क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमने पीछे बताया था बल या विस्थापन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो। यानी कि विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा का मतलब किसी भी दिशा में। जैसे मान लीजिए कि फोर्स जो है यहां से लगाया जा रहा है और वस्तु का जो है विस्थापन इधर हो जाए, कहीं हो जाए, सामने फोर्स की दिशा में ना होकर कहीं भी हो तो उस स्थिति में कार्य जो होगा कैसा माना जाएगा भैया? कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है कार्य करने की क्षमता? ऊर्जा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल ऊर्जा और कार्य दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है, ये ध्यान रखेंगे। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होता है कितना? 9 किलो कैलोरी। यानी 1 ग्राम वसा जो है जब आप इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं तो उससे जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थिरता के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और वहीं पे अगर पूछा जाए कि गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? तो गतिज ऊर्जा कहलाएगी ना। गतिज ऊर्जा और यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा दोनों को सम्मिलित रूप में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कैसी होती है? यह स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होगी। बांध बनाकर रोके गए जल में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में कौन सी ऊर्जा? जैसे आपके छत पे पानी की टंकी है, उस टंकी में भरा हुआ पानी जो है वह स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। अगला, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अभी पीछे मैंने बताया था कि गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा, स्थिरता के कारण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ½ mv²। वहीं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। यहाँ पे मास है, ग्रेविटी है और आपका h हाइट है। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। जो चल रहा है उसमें गतिज ऊर्जा होगी। बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होगी। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा कैसी होती है? गतिज और स्थितिज दोनों होती है। ध्यान रखिएगा, गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी जो ऊर्जा होगी और गति और स्थितिज दोनों होगी। ठीक है। गाड़ी की अपेक्षा वह स्थितिज होगा और रोड की अपेक्षा वह गतिज ऊर्जा में होगा। ठीक है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी भैया 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? 4 गुना। क्यों? क्योंकि v² है तो दू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, इसलिए गतिज ऊर्जा जो है कैसी हो जाएगी भैया? 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? द्रव्यमान दोगुना करने पर ½ mv²। m का एगो है, दुगुना करेंगे तो आपका जो क्या रह जाएगा? दोगुना ही रह जाएगा। यानी कि जितना गुना करेंगे उतना गुना ही रह जाएगा आपका कौन? गतिज ऊर्जा। अगला, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा का वैल्यू क्या हो जाएगा? भैया तो गतिज ऊर्जा का वैल्यू बोल रहा है 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p²/mv होता है और p मतलब संवेग होता है। संवेग को दोगुना करेंगे तो स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। लेंज का नियम परिमाण है किसका? ऊर्जा संरक्षण के नियम का जो है वह लेंस के नियम का परिमाण होता है। लेंस का नियम जो है उसी को ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगले टॉपिक में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड सिलेक्शन हब में। हम लोग अभी कवर कर रहे हैं किसको? तो हम लोग कवर कर रहे हैं अभी एटम बम सीरीज को, जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को चैप्टर वाइज कवर करते हैं। उसी में हम लोग आज देखेंगे भौतिकी में, और भौतिकी में भी किसको देखेंगे? तो पावर यानी कि शक्ति वाले टॉपिक को हम लोग देखेंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं भैया? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भैया? तो वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह वाट होता है। ठीक है। शक्ति की अगर फॉर्मूले की बात करें तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य बटा समय होता है और इसी कार्य बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड कहते हैं। और जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड के। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड के होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के। कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल के। और इसी को एक यूनिट कहते हैं। जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं वह यूनिट में इस्तेमाल करते हैं और वो कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल बिजली होता है, जिसको आप एक यूनिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है, मेगावाट में प्रदर्शित की जाती है। 1 मेगावाट का वैल्यू कितना होता है? 1000 किलोवाट होता है। 1 मेगावाट का वैल्यू 1000 किलोवाट होता है। और हॉर्स पावर में 746 वाट जो होता है उसको 1 हॉर्स पावर के रूप में हम लोग जानते हैं। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है 0.05 से लेकर के 1 अश्व शक्ति। साधारण मनुष्य की जो शक्ति होती है वह 0.05 से लेकर के 1 हॉर्स पावर तक होती है। जबकि हॉर्स पावर 746 वाट जो होता है, घोड़ा अपने दोनों पैर को उठा के एक बार जब पटकता है तो 746 वाट का फोर्स लगाता है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह से अगले सीरीज में। तब तक अपने इस सीरीज को प्यार दुलार देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड सिलेक्शन जोन में। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं एटम बम सीरीज को, जो दिन में 5 बार आता है। सुबह 5:30 में, फिर 9:30 में, दोपहर 1:30 बजे, फिर शाम को 5:30 में और रात को 9:30 में। इसी सीरीज में आज हम लोग कवर करने वाले हैं भौतिकी में। भौतिकी में भी किस टॉपिक को कवर करने वाले भैया? तो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। बोल रहा है कि बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसको क्या कहते हैं? उसको भैया गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल के नाम से जानते हैं। 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया? उसको जानते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से।
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वह कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण, और उसको किससे डिनोट करते हैं? जी से। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यह कहाँ होता है भैया? तो भूमध्य रेखा पर होता है, उसके ऊपर नीचे जाने पर यह बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। वो चाहे नॉर्मल त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण, दोनों का मात्रक क्या होगा भैया? एक ही होगा। अगला बोला कि जी का मान सबसे अधिक होता है कहां पर? ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का मान सबसे कम होता है कहां पर? विषुवत रेखा पर। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान शून्य होता है कहां पर? पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी का जो सेंटर होता है यहाँ जी का मान 0 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का कितना होता है? 1/6 होता है। यानी कि अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 600 है तो पृथ्वी पर आकर के कितना हो जाएगा? 6 गुना 600 3600 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता भैया? तो द्रव्यमान और आकार पर। गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का वैल्यू द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाइए या पृथ्वी के सतह के नीचे जाइए, जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका मान जो है ऋणात्मक होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था किसने दिया था भैया? न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। आपने सुना होगा, वो अपने बगीचे में बैठा था, सेब ऊपर से गिरा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था किसने? न्यूटन ने। उसी को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी कि जी कहते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है, इस कैसी राशि है भैया? तो जी जो है वो अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है जी का वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है न्यूटन ने दिया था, लेकिन जी का वैल्यू जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू, इसको हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है भैया? समान होता है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई दो वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण समान होता है, क्योंकि वैसे भी त्वरण पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। कब? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। किससे? त्वरण के साथ। जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, त्वरण के साथ ऊपर की तरफ जाएगी तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। कब? जब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, त्वरण के साथ नीचे की तरफ आएगी। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में बैठे पिंड का भार शून्य महसूस होगा। अगर लिफ्ट टूट जाती है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसका भार 0 महसूस होगा। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे की तरफ जाती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का जो भार होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। एक समान गति से ऊपर जाए या नीचे आए, उसका भार कैसा होगा? अपरिवर्तित रहेगा। उसका भार जैसा है वैसा ही महसूस होगा। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। शून्य गुरुत्वाकर्षण को ही हम लोग भारहीनता कहते हैं। मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लकड़ी की गेंद क्या होगी? बाद में गिरेगी। कौन पहले गिरेगा? लोहा। बाद में कौन गिरेगा? लकड़ी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक हवा है तो गुरुत्वाकर्षण जो है ज्यादा लगेगा किस पर? जिसका वजन ज्यादा होगा। लेकिन निर्वात में दोनों पर जो है सो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक ही होता है। मिलते हैं हम लोग तब अगले सीरीज में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड सिलेक्शन हब नामक यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है एटम बम सीरीज। इस एटम बम सीरीज में अलग अलग टॉपिक जीके जीएस के उसको कवर कर रहे हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसी को कवर किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलता है क्योंकि ये मात्र 3 मिनट में खत्म करना होता है। इसी क्रम में हम लोग भौतिक विज्ञान जो है फिजिक्स होता है उसके अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग, यानी कि ये जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग। इन टॉपिक को हम लोग जो है सो यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं।
ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं भैया? तो उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। ग्रहों के गति संबंधित नियम को किसने दिया था सबसे पहले? तो भैया केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने। क्या दिया था? तो ग्रहों के गति से संबंधित नियम को जो है केपलर ने दिया था। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह आप सुनते होंगे कि सैटेलाइट सब जो है आपके उसी से भारत में या फिर विश्व में बहुत सारे काम होते हैं। तो वो जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं वो कितनी ऊंचाई पर भैया? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उनको स्थापित किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कैसे? पश्चिम से पूर्व की तरफ। जिस दिशा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसी दिशा में आपको जो उपग्रह होते हैं भू स्थिर उपग्रह वो भी परिक्रमा करते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करती है और उपग्रह भी भू स्थिर उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल होता है कितना देर? 24 घंटे का। जितना देर का परिक्रमण काल पृथ्वी का होता है उतना ही देर का इनका भी होता है। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं कहाँ? भू स्थिर उपग्रहों की कक्षाओं में। संचार उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? भू स्थिर उपग्रहों की कक्षाओं में, जिसके द्वारा हम लोग जो है फोन वगैरह रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को संचार उपग्रह कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है कितना होता है भैया? 0 होता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार जो होता है वो 0 होता है। उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है किसके ऊपर? उसके द्रव्यमान के ऊपर। उपग्रहों की चाल जो होती है वो उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जो आपको केंद्र बनाया गया है अंतरिक्ष में वो काफी हैवी है लेकिन वो गिरता नहीं है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल, सोलर सिस्टम। कृत्रिम उपग्रह एक बार जो है लॉन्च कर दिया गया तो वह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, कैसे लगाएगा? उसके पास जो है क्या बिजली कनेक्शन दिया जाता है? तो नहीं भैया, बैटरी लगा होता है। बैटरी फिर चार्ज कैसे होता है? तो सोलर प्लेट लगा होते हैं, उसी सोलर प्लेट से वह चार्ज होता रहता है और कंटिन्यू अपना सेवा देता रहता है। वह न्यूनतम वेग जिससे पृथ्वी किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है उसको क्या कहते हैं? पलायन वेग। यानी कि ऐसी गति जिसकी गति से किसी वस्तु को फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पलायन छोड़ के निकल जाए, यानी कि पृथ्वी पर वापस नहीं आए, उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी का? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है भैया? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और सूरज का 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा का कितना होता है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड चंद्रमा का होता है। कह रहा है कि अगर पलायन वेग को पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का कितना होता है? तो वह √2 गुना होता है। पलायन वेग जो होता है वह कक्षीय वेग का √2 गुना अधिक होता है। ठीक है, इसी तरह से आप अपना प्यार दुलार देते रहिए, हम इसी तरह से सीरीज आपको बना बना करके देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड सिलेक्शन हब में। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं एटम बम सीरीज को। इसी सीरीज के अंतर्गत हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, जो प्लेलिस्ट में बना करके रखा गया है। इसमें मात्र 3 मिनट के भीतर हम लोग जो है किसी एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसी को कवर करते हैं। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो फिजिक्स के अंदर देखने वाले हैं किसको? तो फिजिक्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं अभी दाब को। प्रेशर जो होता है उस प्रेशर वाले टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? दाब कहलाते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को होता है, जिसे हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है 1 पास्कल का वैल्यू होता है। दाब का विमा होता है। दाब का विमा क्या होता है? ML-T-2, ML-2T-2। कैसे आया भैया? तो आपने पीछे देखा था कि आपने क्या देखा था पीछे कि 1 पास्कल का वैल्यू जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यहां पे पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बल बटा क्षेत्रफल जो है वो आपको होता है किसका? दाब का फॉर्मूला। अब हमको चूंकि निकालना है यहाँ पे मात्रक, तो मात्रक हो गया बल का न्यूटन
न्यूटन और क्षेत्रफल को हो गया मीटर स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है बीमा भैया, तो बल का जो बीमा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन का बीमा क्या होता है एम एल टी माइनस 2। यहाँ पे आ गया क्या बटा में क्या, बटा में आपका जो सो एल यानी कि लेंथ, तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर m एक है, m रहेगा, l एक प्लस में है, ये माइनस में है, तो l -1 और t -2 जो है t -2 रहेगा, हो गया आपका m l -1 t -2, यही तो दिया हुआ है बीमा, ये आपका बीमा हो गया। क्लियर है? अगर इस तरह का कंफ्यूजन हो तो हम क्लास जो सीरीज शुरू करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको हम पूरा डिटेल्स में समझाएंगे एकदम बारीकी से, आपको और भी मजा आएगा, आसानी से समझ में आएगा। आप आर्ट्स के भी विषय हैं, विद्यार्थी हैं, तो भी साइंस बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। दाब निर्भर करता है किस पर भैया, तो दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगाना लगता है। क्षेत्रफल अगर कम हो तो दाब बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल ज्यादा हो तो दाब कम होगा। कैसे? तो क्या होता है भैया, बल बटा क्षेत्रफल, नहीं क्षेत्रफल बढ़ेगा, निचल का जैसे बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगा, निचल का घटेगा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगला है आपका दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। दाब बढ़ाने पर जब बर्फ को आप दबाइएगा तो आप देखिएगा जहां जहां जैसे आपके हाथ के पास वो सटा हुआ है तो वहां पे पानी हो जाएगा, बीच में जहां दोनों बर्फ ज्वाइंट हुए हैं वहां भी पानी हो जाएगा, तो दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाकर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। अब चूंकि दो बर्फ को आपस में रखें, उसको दबाएं तो जहां पे ज्वाइंट है वहां पे वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें का पानी इसमें, इसमें का पानी इसमें आ गया। जैसे ही दाब हटाएंगे तो चूंकि बर्फ है तो वो भी बर्फ में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों पानी के अणु आपस में जो क्या हो गए, फंस गए, जिसके कारण जो है बर्फ आपका फिर से सट जाता है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। जब कि गैस का पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा भैया, स्थिर रहेगा, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर अगले सीरीज में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में। हम जो है एटम बम सीरीज को कवर कर रहे हैं, और एटम बम सीरीज में आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले वायुमंडल को। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दाब को, अभी पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब होता है पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब, यानी कि वायुमंडलीय दाब हम लोग किसमें मापते हैं, तो 760 mm का जो पारा होता है उस पर जो वायुमंडल का दाब होता है उसी को हम लोग एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर औसतन वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 76 सेमी या फिर 760 मिलीमीटर जो है वायुमंडलीय दाब होता है। वायुमंडलीय दाब का मापा जाता है किसमें, बैरोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं भैया, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार होती है, बार जो है वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है, और एक बार का वैल्यू होता है 10 का पावर 5 न्यूटन, ये पावर है, ठीक है, 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार का वैल्यू कितना होता है, 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब की जो वैल्यू होगी वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, कम होती जाएगी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है कैसा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होता है। जब किसी झील की तली में से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आता है तो क्या होगा, अब झील की तली में है तो सिंपल सी बात है कि वायुमंडल का तो प्रेशर ही है, साथ में उसके ऊपर पानी का भी प्रेशर है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएगा तो पानी का प्रेशर कम होता जाएगा, नतीजा ये होगा कि बुलबुला का आकार बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बुलबुला का आकार बढ़ेगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों, क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण स्याही रिस जाती है, स्याही निकलने लगती है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण जो है पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना किसका संकेत है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक से गिरना यह आंधी तूफान का संकेत देता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना क्या कहलाता है, धीरे धीरे गिरने का मतलब हुआ
कि मौसम आपको जो है बारिश वाला होगा, यानी कि वर्षा होगी, और बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे तो क्या होगा, मौसम जो है वो साफ रहेगा। ठीक है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। आर्द्रता मापने का एक यंत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर, उसी के द्वारा मापा जाता है। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे ही प्यार दुलार बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए नए टॉपिक्स आपके आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड सिलेक्शन हब में। अभी हम लोग देखने वाले हैं एटम बम सीरीज में अगले टॉपिक को। कौन सा टॉपिक है, तो हम लोग देखेंगे भौतिकी के अंदर प्लवन एवं उत्प्लावकता, प्लवन बल एवं उत्प्लावकता, जिसको आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं को ऊपर की ओर एक बल लगाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्प्लवन बल कहते हैं। जैसे जब आप नहाने जाते होंगे तो ऐसे लोटा को ऐसे डुबाइएगा तो आपको लगेगा कि अंदर से लोटा को कोई ऊपर फेंक रहा है। इसी गुण को हम लोग उत्प्लवन गुण कहते हैं, उत्प्लवन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबती है या डुबोई जाती है तो उसके भार में एक आंशिक कमी प्रतीत होता है। वह कमी किसके कारण होता है भैया, तो उत्प्लवन बल के कारण जो है वह कमी महसूस होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी उत्प्लावकता का सिद्धांत जो है या उत्प्लवन बल का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आर्किमिडीज नामक जो है वैज्ञानिक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है ना। कोई वस्तु अगर अपने भार से ज्यादा द्रव को विस्थापित कर देगी तो क्या हो जाएगी, वह नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी। अपने भार के बराबर करेगी तो वह बीच में तैरेगी, और अपने भार से कम करेगी तो वह ऊपर ही रह जाएगी। उत्प्लवन बल निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर। उत्प्लवन बल किस पर निर्भर करता है, तो द्रव के घनत्व और वस्तु का आयतन। द्रव का घनत्व और वस्तु के आयतन इस दोनों पर निर्भर करता है। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस पर द्रव क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अगर द्रव का घनत्व पिंड के घनत्व से क्या हो, ज्यादा हो, पिंड के घनत्व से ज्यादा हो, यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा हो तो वह पिंड क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो पिंड जो है द्रव के अंदर तैरेगी, बीच में तैरेगी। और जब द्रव का घनत्व पिंड के घनत्व से कम हो तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो वह पिंड जो है ऊपर तैरेगा। ठीक है। यह था आपका उत्प्लावकता का सिद्धांत। मिलते हैं हम लोग फिर अगली सीरीज में, तब तक धन्यवाद।